नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑडियो बुक चैनल पुस्तक संसार में। दोस्तों, ये पुस्तक सीरीज है भारतीय इतिहास के अविस्मरणीय योद्धा जो लिखी थी विक्रम संपत ने। तो दोस्तों, इसके हमने पहले अध्याय में जिस योद्धा के बारे में पढ़ा था वो थे कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़। तो आज हम नया ऑडियो बुक में इसमें हम सुनेंगे राजराज चोल और राजेंद्र चोल के बारे में। राजराज चोल और राजेंद्र चोल सन 1025 में सुवर्णद्वीप कहलाने वाले मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के 14 तटीय नगरों पर हमला कर राजेंद्र चोल की नौसेना ने उस समय के दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को बुरी तरह से डरा दिया था। चोल नौसेना में व्यापारिक जहाज भी शामिल थे जिनका इस्तेमाल संभवतः दक्षिण पूर्वी एशियाई तटों पर सेना को पहुंचाने के लिए किया जाता था। रस्सी से कसकर बांधे गए लकड़ी के लट्ठों से बने संगारा नामक इन व्यापारिक जहाज़ों पर भारी मात्रा में सामान ले जाया जाता था। इस अभियान में इस्तेमाल किए गए कोलंदिया नामक जहाज़ों की एक अन्य श्रेणी भी थी जो दूर दराज की यात्राएं करने वाला बड़ा समुद्री जहाज होता था। दक्षिण पूर्व की यह विजय चोल वंश द्वारा 4 दशकों के कड़े परिश्रम के बाद हासिल हुई थी। उत्कृष्ट राजेंद्र और उनके उदार पिता राजराज ने खास तौर पर समुद्री मार्गों पर चोल वर्चस्व स्थापित कर दिया था। श्रीलंका से मालदीव तक और बाद में उड़ीसा एवं बंगाल के भारतीय तटों पर चोलों ने सुमात्रा में श्री विजय पर इस जीत के साथ ही समुद्र विजय पर अपना सिक्का जमा दिया था। प्रभावशाली चोल वंश भारतीय इतिहास में एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक अपना राज चलाकर चोल साम्राज्य ने दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले वंशों में अपना नाम शामिल किया। चोल वंश का सबसे पुराना वर्णन मौर्य सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व के अभिलेखों में मिलता है। तमिल सांस्कृतिक और साहित्यिक नवजागरण संगम काल के शास्त्रीय युग में उनका गहरा असर दिखता है। इस युग का अंत 300 ईस्वी के दौरान माना जाता है, परंतु जिस दौरान पहले चोल नरेश विजयालय ने राज संभाला था, 300 ईस्वी से 9वीं सदी तक चोल साम्राज्य के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। उन्होंने उरैयूर क्षेत्र में आसपास अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मुदरियार प्रमुखों से तंजूर छीनकर कावेरी के निचले हिस्से तक अपना राज स्थापित किया था। उन्होंने पल्लवों का आधिपत्य स्वीकारा जो बाद में कमजोर पड़े और उखाड़ फेंके गए थे। चोल तमिल हकम या तमिल देश के 3 शासक या मूविंधार 3 अभिषिक्त नरेश थे। आधुनिक शब्दावली में यह देश आज के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश से मिलकर बना था। उक्त 3 विरोधी वंश चोल, पांड्या और चेरा के थे। अंततः चोलों ने बाकी देशों को समाप्त कर दिया और पुराने उद्यम के बावजूद नई सदी के मध्य में उनका साम्राज्य अस्तित्व में आया था। चोल वंश का स्वर्ण युग राजकेसरी अरुणमेलिवर्मन के सिंहासन संभालने के साथ आरंभ हुआ था, जिन्हें आमतौर पर राजराज महान 985 से 1000 ईस्वी तक नाम से जाना जाता है। इस दौरान दुनिया में एक साथ 3 शक्तिशाली राजवंश अस्तित्व में आए थे। मिस्र के फातिमिद 969 ईस्वी, चीन में सोंग 960 ईस्वी और चोल 985 ईस्वी। बगदाद में अब्बासी खलीफाओं के पतन और मुस्लिम जगत में फातिमिदों के उद्भव के साथ फारस की खाड़ी से लाल सागर तक मुस्लिम व्यापार गतिविधियों में परिवर्तन आया था। इस परिवर्तन के साथ मालाबार तट पर महत्व बढ़ा, जिसके जरिए यह मार्ग नवोदित चोल साम्राज्य अंतर क्षेत्र तक पहुंचता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जहां पहले फारस की खाड़ी से भारत तक होने वाले पूर्ववर्ती व्यापार के दौरान गुजरात के तटों का इस्तेमाल करना पड़ता था, वहीं लाल सागर और अदन से अब जहाज आसानी से अरब सागर पार कर मालाबार तट पर पहुंचते थे। मालाबार तट से व्यापार करने वाले काहिरा, अल-फुस्तात और अदन के यहूदी व्यापारियों के प्रसिद्ध जेनीजा दस्तावेजों में नई गतिविधियां दर्ज मिलती हैं। चीन में टी आंग वंश के पतन और एकीकरण दौर के बाद एशिया में सोंग का वर्चस्व साबित हुआ।
फातिमिदों और चेलों के साथ उन्होंने एशिया के समुद्री इतिहास में नए युग का सूत्रपात किया था। राजराज चोल और साम्राज्य की स्थापना, शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक। पिता पुत्रद्वय के अधीन चोलों का तीव्र उभार असाधारण था। परांतक द्वितीय सुंदर चोल और वानावन देवी के युवराज के तौर पर लंबे समय तक प्रशिक्षण के बाद राजराज 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 20 बरस का उनका राज्यकाल भव्यता और गौरव में चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण और रचनात्मक समय रहा। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अपने वंश के केंद्र में उन्होंने कुछ ही समय में दक्षिण भारत के अनेक पड़ोसी राज्यों पर हमले किए। तत्कालीन दो बड़ी शक्तियों पांड्या और चेरों, आज के केरल में, चोलों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अक्सर हाथ मिलाए थे। सेनापति के तौर पर अपने जवान पुत्र राजेंद्र के नेतृत्व में राजराज ने विरोधियों को नीचा दिखाया और पांड्या की राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद राजराज ने लंका पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उस समय महिंदा वी राजेंद्र का शासन था। लंका पर हमले के दौरान महिंदा को भागकर दक्षिण पूर्व की रोहना नामक दुर्गम पहाड़ियों में छुपना पड़ा। चोल इतिहास के एक प्रमुख स्रोत तिरुवलंगाडु में ताम्रपत्रों में राजराज द्वारा इतिहास का उत्साही और नाटकीय वर्णन किया गया है। वानरों की मदद से राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण किया था और फिर बहुत कठिनाई से तीव्र बाड़ों से लंका के राजा का वध किया, परंतु राम से श्रेष्ठतर रहे यह राजा, जिनकी शक्तिशाली सेना ने समुद्र में महासागर पार किया और लंका के राजा को जला दिया। चोल आक्रमण के पश्चात यह सहस्राब्दी तक चली आ रही लंका की पारंपरिक राजधानी अनुराधापुरा का ध्वंस हुआ और पोलन्नरुवा नामक नई चोल राजधानी अस्तित्व में आई थी। यह स्थान पहले फौजी छावनी था, परंतु इसकी केंद्रीय स्थिति और रोहना से होने वाले हमलों से निपटने में आसानी के कारण राजराज ने उसे अपने द्वीप राज्य की राजधानी के तौर पर चुना था। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण राजराज ने नई राजधानी में अपने प्रिय इष्ट का मंदिर निर्मित करवाया था। ग्रेनाइट और चूना पत्थर से बना यह मंदिर आधुनिक श्रीलंका में संरक्षित रखे गए हिंदू स्मारकों में से एक है। शिलालेख एक अन्य मंदिर के बारे में बताते हैं। ताली कुमारन नामक एक चोल अधिकारी द्वारा महातित्था, श्रीलंका का उत्तरी प्रांत मतोंता, निर्मित राजराजेश्वर मंदिर का जिक्र भी शिलालेखों से मिलता है। कस्बे का नाम नए शासकों के नाम पर बदलकर राजराजपुर रखा गया और उसने मंदिर को भरपूर दान दिया था। नित बढ़ रहे साम्राज्य के अधीन आने वाले विशाल भूभाग के चलते राजराज ने 1000 ईस्वी के आसपास गंगा क्षेत्र और नौलंबा पर भी कब्जा किया। इसके साथ ही पश्चिमी गंग राजवंश का भी अंत हुआ, जो 350 ईस्वी से वहां राजा कर रहा था। यह क्षेत्र आधुनिक कर्नाटक के दक्षिण में पड़ता है। वो पहले ही शक्तिशाली राष्ट्रकूटों का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। अब पश्चिमी चालुक्यों के सामने राष्ट्रकूट साम्राज्य के हो रहे क्षय के कारण गंगवंश चोल विस्तारवादी योजना के आगे बेबस हो चुका था। आज के कर्नाटक के तुमकूर, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, कोलार और बेल्लारी जिले और तमिलनाडु के सेलम और उत्तरी अरकोट जिले चोल साम्राज्य के हाथ आ चुके थे। गंग वंश पर जीत से चोल वंश सीधे राष्ट्रकूटों के स्थान मान्यखेत पर काबिज पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के सामने आ पहुंचा था। उन्होंने चोल विस्तारवादी योजना को कड़ी चुनौती दी। अभिलेख पश्चिमी चालुक्य शासक थैलप द्वितीय के अधीन 992 ईस्वी में चोलों की हार के बारे में बताते हैं, जिसमें उनसे 150 हाथी छीन लिए गए थे। परंतु थैलप की असामयिक मृत्यु का पश्चिमी चालुक्यों पर बुरा असर पड़ा, जो उस दौरान पश्चिम से मालवा के परमारों का भी सामना कर रहे थे। पुरालेख साक्ष्य राजराज द्वारा 1007 ईस्वी में थैलप के पुत्र द्वारा सत्याश्रय को हराने का हवाला देते हैं। हालांकि कुछ देर तक चोल हमले की ताकत और तेजी से अभिभूत होने वाला सत्याश्रय जल्द ही संभला और चोल शक्ति को चुनौती देता रहा था। वेंगी कस्बे पर कब्जे का प्रयास दोनों राजवंशों के बीच प्रतिस्पर्धा का विषय बना गया था और बीच में कुछ अल्पावधियों को छोड़ यह अगले 135 वर्षों तक दोनों के बीच विद्वेष का केंद्र रहा था। परंतु पूर्वी चालुक्यों पर चोलों ने आसानी से कब्जा जमा लिया था।
और वैवाहिक संधियों एवं राजनीतिक आधिपत्य के चलते यह रिश्ता आसानी से चलता रहा। राजराज की अंतिम विषयों में 12,000 संख्या वाला पुराना समुद्री द्वीप यानी मालदीव था। अफसोस कि इस नौसैनिक विजय का ब्यौरा नहीं मिलता, परंतु लंका और मालदीव की विजय राजराज द्वारा गठित नौसेना की शक्ति के दृष्टांत जरूर उपलब्ध कराती है, जिसे बाद में राजेंद्र ने सुदूर पूर्व के अभियानों में असरदार तरीके से इस्तेमाल किया था। शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजराज आधिकारिक तौर पर अपने पुत्र राजेंद्र पर निर्भर हो चुके थे, जो अनेक अवसरों पर अपना साहस और सैन्य कौशल साबित कर चुके थे। 1012 ईस्वी में करीब 25 वर्ष की आयु में राजेंद्र उत्तराधिकारी घोषित किए गए। 2 वर्ष बाद पिता की मृत्यु उपरांत राजेंद्र ने 1014 ईस्वी में चोल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। भव्य मंदिर निर्माण। सैन्य विजयों के अतिरिक्त राजराज महान निर्माता भी थे। चोल कला और स्थापत्य के सबसे उत्कृष्ट और अस्थायी प्रमाणों में से एक है। 1010 ईस्वी को तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर। यह भव्य मंदिर इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, वास्तुकारों, पुरालेखवेत्ताओं और सैलानियों को आज तक लुभाता है। इस तथ्य के बावजूद कि मंदिर के आसपास के 50 मील क्षेत्र में कहीं ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिलता। यह मंदिर 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया था, जिनमें से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे जिन्हें इंसानों द्वारा ढोकर लाया जाना असंभव था। ग्रेनाइट के उन विशालकाय टुकड़ों को स्थानांतरित किए जाने में या उन्हें उनके स्थान पर स्थापित करने वाले श्रम के संबंध में हमारी जानकारी बहुत अल्प है। संभवतः इस कार्य के लिए हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर पर इतनी सूक्ष्म कलाकृतियां अंकित करना भी अपने में असाधारण उपलब्धि थी। कुशल कारीगरों ने पत्थर काटने के लिए शायद प्राचीन स्वदेशी अभियांत्रिक विधि का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ग्रेनाइट में छेद करके उनमें लकड़ी के डॉट स्थापित किए। बरसात के दौरान वह डॉट फूलते जिसमें पत्थर नरम होकर टूट जाता था। साथ ही इनमें टुकड़ों को बांधने वाला कोई तरीका नहीं मिलता, केवल एक दूसरे से जुड़े हुए पत्थर हैं। यह विधि आज की इमारतों में नहीं मिलती। भगवान शिव के द्वार प्रहरी नंदी बैल जिस 25 टन के स्तंभ पर बैठे दिखते हैं, इसे 12 फीट ऊंचाई, 19 फीट लंबाई और 18 फीट चौड़ाई वाले बड़े पत्थर से काटकर बनाया गया है। यह मिथक है कि इसका आकार इतना बढ़ता जा रहा था कि जिस मंडप में ये स्थित है उसके टूटने का खतरा आ बना था। अतः स्थानीय लोगों ने इसके पीछे एक कील ठोका, जिससे आश्चर्यजनक रूप से इसका विस्तार रुक गया था। परंतु यह इस अद्वितीय मंदिर से जुड़े कुछ मिथकों में से एक है। 750 बाई 250 फीट क्षेत्र में फैला मंदिर परिसर आयताकार है। इसके बीचों बीच एक विभाजक दीवार है, जिस पर खूबसूरत डिजाइन से निर्मित एक छोटी सी इमारत है। अंदरूनी अहाता बाहरी अहाते जितना ही लंबा है। अंदरूनी अहाते में गर्भगृह स्थित है और उसके ऊपर एक विमान या प्राचीर, जिसकी 100 फीट चौड़े आधार से ऊंचाई 216 फीट तक जाती है। विमान पर बारीकी से काटी गई जटिल नक्काशियां और अलंकृत नमूनों का सौंदर्य देखते ही बनता है। दीवारों पर भी बृहद चित्रकारियां अंकित हैं और उनकी चमक और विविधता उन्हें बनाने में इस्तेमाल किए गए प्राकृतिक रंगों के कारण दिखती है। मंदिर की जरूरतों के अनुसार चारों दिशाओं से में रहने वाले ग्रामीणों की यह जिम्मेदारी थी कि वह उसके निर्माण और रखरखाव के लिए कारीगर और सामान उपलब्ध कराएं। राजधानी में मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद वह राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था और राज्य के अन्य हिस्सों से उसके निकटवर्ती व्यापारिक रिश्ते भी थे। 85 शिलालेखों से अधिक दस्तावेजों के रूप में मंदिर चोल साम्राज्य और विशेषकर राजराज के राज्य की सूचना का समृद्ध स्रोत भी है। उनका आरंभ यह प्रशस्ति या छंद से होता है, जिसमें अपने वंश पर बात करने के आम चलन से हटते हुए राजराज अपनी ही महानता के बारे में बताते हैं। शिलालेख ऐसे चोल साम्राज्य के बारे में बताते हैं जिसमें गज विभाग, घुड़सवार सेना और पैदल सेना से सुसज्जित विशाल सेना थी, जिसे छोटी इकाइयों में बांटा गया था। चोल साम्राज्य में हर तरफ
तैनात सेना को कड़गम या छावनियों में रखा जाता था। मंदिर में इष्ट देव का स्तुति गान करने वाले मंदिर में 50 गायक और 400 नर्तक, संगीतकार और कलाकार भी थे, जिनके नाम, पते और वेतन आदि के बारे में भी शिलालेखों के करीने में उकेरा गया है। समूचे मंदिर परिसर के निर्माण में संभवतः 12 वर्षों का समय लगा और यह आज तक राजराज चोल के स्वप्न और चोल वैभव के प्राचीर के तौर पर खड़ा है। राजेंद्र चोल शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक। पर केसरी वर्मन राजेंद्र चोल देव प्रथम को अपने पिता से विरासत में बृहद साम्राज्य हासिल हुआ था। इसके अंतर्गत समूचे आधुनिक तमिलनाडु और आंध्र का क्षेत्र, कर्नाटक और केरल के हिस्से और लंका एवं मालदीव के द्वीप आते थे। राजराज अपने पीछे कुशलता से संचालित प्रशासनिक तंत्र, निपुण नौकरशाही और मजबूत नौसेना वाली शक्ति संपन्न सेना छोड़ गए थे, जो दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ साम्राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करती थी। उनके पिता की तरह राजेंद्र के 33 वर्षीय राज की कहानी अनेक रणविजयों से सजी है, जो उन्होंने विरासत में मिले साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए लड़ी थी। अपने पिता ही की तरह उन्होंने तिरुवलंगडु और करंडई, तंजावुर में शिलालेखों और ताम्रलेख छोड़े हैं, जो उनके राज्य और सैन्य तथा नौसैन्य अभियानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजगद्दी संभालने के कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने अपने पुत्र राजाधिराज राजकेसरी को प्रशासन एवं युद्ध में सहयोग देने के लिए युवराज घोषित किया था। हालांकि राजकेसरी उनके ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। पश्चिमी चालुक्यों के साथ झड़पें बिना रुके चलती थीं, परंतु सत्ता संभालने के 3 वर्षों में ही राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी पार कर उनकी राजधानी पर हमला कर और वनवासी पर कब्जा जमा कर सीधे चालुक्य क्षेत्र में युद्ध छेड़ दिया। 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास लंका विजय पूर्ण हुई और समूचा द्वीप चोल प्रांत का हिस्सा बन गया था। पोलन्नरुवा और आसपास चोल शैली में मिलने वाले भगवान शिव और विष्णु के अनेक मंदिर, हिंदू मंदिर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। कई वर्षों बाद चोल शासकों के डर से सिंहलियों द्वारा छुपकर पाले गए अपदस्थ लंका नरेश महिंदा पंचम का पुत्र कश्यप प्रमुख विरोधी के तौर पर उभरा था। वह रोहना को मुक्त कराने में भी सफल रहा और 1029 से 1041 ईस्वी के दौरान 12 वर्षों तक विक्रम बाहु प्रथम नाम से स्थानीय शासक के तौर पर काम भी करता रहा था। 1018 ईस्वी को राजेंद्र ने केरल के चेरा राज्य पर हमला कर उसे घेर लिया था। तिरुवलंगडु की मुद्राएं बताती हैं कि यह देख पांड्या नरेश इतना डर गया कि उसने भाग कर कभी अगस्त मुनि का निवास रहे मलय पर्वतों में शरण ली। जल्दी ही शाश्वत शत्रु पश्चिमी चालुक्यों के साथ युद्ध आरंभ हुआ, जिनकी कमान जयसिम्हा द्वितीय के अधीन थी। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच युद्ध 2 स्थानों पर चल रहा था। पश्चिमी की ओर मान्यखेत, कर्नाटक के कलबुर्गी में मालखेद, और कल्याणी, कर्नाटक का बासव कल्याण तथा दोनों ताकतों के बीच प्राकृतिक सीमा बनी तुंगभद्रा नदी क्षेत्र भी रणभूमि बन गई थी। पूर्वी दिशा में वेंगी, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में झड़प चल रही थी। इस क्षेत्र पर दोनों पक्ष कब्जा जमाने को आतुर थे। दोनों शक्तियों के बीच चल रहे लगातार युद्धों से दक्षिण भारत पूरी तरह थक चुका था, जिस दौरान कभी एक या दूसरे का पलड़ा भारी रहता था। राजेंद्र का दिग्विजय अभियान। राजेंद्र के खिलाफ इस विजय में जयसिम्हा द्वितीय का साथ कलिंग और उड़ीसा के शासकों ने दिया था, इसलिए वह भी चोल आक्रमण का शिकार हुए थे। राजेंद्र के भांजे राजराज नरेंद्र के शासन में पूर्वी चालुक्य राज के उत्तराधिकार मामले में दखल देकर भी उक्त शासकों ने समस्या को निमंत्रण दिया था। अपने प्रतिद्वंदी के इन बिगड़ैल साथियों को दंड देने के लिए राजेंद्र ने अपने सेनापति अरायनन राजराजन के साथ दिग्विजय अभियान आरंभ किया, जिस दौरान वह उत्तरी एवं पूर्वी भारत से होते हुए गंगा तट पर पहुंचे थे। उनके भांजे ने पुनः सत्ता संभाली और उपद्रवियों को कड़ा सबक सिखाने की प्रतिज्ञा की थी। 1019 ईस्वी में सकर्रा कोट्टम
संभवतः आज के मध्य प्रदेश में चित्रकूट से शुरू हुए इस अभियान का चरम कलिंग के सोमवंशी कुल के शासक इंद्ररथ और बंगाल के पाल राज महिपाल प्रथम को हराने के साथ हुआ था। कहते हैं कि इस अभियान के दौरान अरायरन राजराजन के साथ आने वाले एक कन्नड़ सरदार बंगाल में बस गए थे और बाद में उन्हें सेन वंश की नींव रखी। चोल सेना ने क्षेत्र में कई छोटे अधीनस्थ सरदारों को भी स्थापित किया था। कंबोज पाल वंश से संबंधित दंडभुक्ति के धर्मपाल, बंगाल में राणासुर लाधा के शासक और चंद्रवंश के गोविंद चंद्र को पूर्वी बंगाल में रखा गया था। करीब 2 वर्ष तक चले इस अभियान में चोलों का सहयोग और परमारों और कलाचुरियों ने दिया था। देश के इन क्षेत्रों को अपने अधीन मिलाने के प्रतीक के तौर पर राजेंद्र पवित्र गंगा जल अपने राज्य में लेकर आए थे, जैसा कि तिरुवलंगडू के अभिलेख बताते हैं। सूर्य किरणों के तेज राजेंद्र ने अपने बाहुबल के जरिए इस जल स्रोत के माध्यम से अपनी भूमि को पवित्र कर भागीरथ का उपहास किया, जो अपने अथक परिश्रम से गंगा को उतार कर लाए थे। इस विजय के बाद 1023 ईस्वी में भारत के मानचित्र और उसके बाहर चोल साम्राज्य के विस्तार का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर सभी संभावित विरोधियों को समाप्त किया, केरल और मालाबार के अनेक महत्वपूर्ण तटों पर अधिकार किया और साथ ही श्रीलंका एवं मालदीव को भी अपने में मिला लिया था। इसके साथ ही वह अनेक बड़े व्यापारियों बंदरगाहों पर अधिकार कर एशिया में समुद्री व्यापार में शीर्ष पर पहुंच चुके थे। उत्तरी राज्यों पर जीत हासिल करने के बाद राजेंद्र ने तंजावुर से 80 किलोमीटर दूर गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की थी, जिसका अर्थ था गंगा जल लाने वाला चोल शासक। 1025 ईस्वी से अगले 250 वर्षों तक यह चोल साम्राज्य की राजधानी रही। यहाँ राजेंद्र ने एक मंदिर निर्माण कराया, जो देखने में उनके पिता द्वारा निर्मित ऐतिहासिक बृहदेश्वर देवालय सरीखा लगता था। इसे गंगईकोंड चोलेश्वरम नाम दिया गया। अपने पूर्ववर्ती की तरह आकार और दीप्ति में न सही, लेकिन इसमें पत्थरों और स्थापत्य में दिखने वाला कार्य उत्कृष्ट और अनोखा विस्तार लिए दिखता है। राजेंद्र ने नगर में एक 16 मील लंबी और 3 मील चौड़ी झील भी बनवाई थी, जिसे आज तक भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक माना जाता है। चोलों का समुद्री व्यापार और उनके साझेदार। 11वीं सदी तक चीन के बाजार और बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे लाभदायक केंद्रों में से एक बन चुके थे। एशिया में सब ओर से व्यापारियों को चीनी मिट्टी और रेशम जैसे चीनी उत्पादों की तलाश रहती थी। राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विद्रोह के कारण उठी रुकावट के कुछ समय बाद गुआंगझू में हालात सामान्य हुए और सोंग वंश के अधीन व्यापार फलने फूलने लगा था। खुद सोंग प्रशासन ने भी सामुद्रिक व्यापार को बढ़ावा दिया और चीन को लाभान्वित करने के लिए समुद्री कार्य करने वाले व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। पारंपरिक शुल्क व्यवस्था को दुरुस्त कर सोंग प्रशासन ने न केवल बिना शुल्क चुकाए विदेशी वस्तुएं प्राप्त की, बल्कि चीनी बाजारों में सामान बेचने वालों को कर में छूट देकर अच्छा खासा राजस्व भी कमाया। चीन की सरकार के लिए यह तरीका आय का सबसे अच्छा स्रोत साबित हुआ। सोंग दरबार से उपहार और आदर सूचक पदवियां प्राप्त करना उनके सामुद्रिक व्यापार प्रतिष्ठा के लिए फायदेमंद साबित हुआ, और वहीं उपहार लाने वाले व्यापारी कर की मनमाफिक दरों से भी लाभान्वित होते थे। अरबों से चोलों तक और दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के लिए चीनी मंडियों का आकर्षण बेहद लुभावना था, और इसीलिए लाभ कमाने के लिए प्रमुख व्यापारिक दावेदारों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही थी। सोंग दरबार से मिलने वाली पहचान, अनेक उपहार और कर छूट से हो रहे बड़े मुनाफे के कारण यह स्पर्धा जारी रही, और इस कारण अनेक विदेशी व्यापारी बस्तियां चीन में बसने लगीं और राजकीय शिष्टमंडल वहां पहुंच रहे थे। उस दौरान आज के मलेशिया और इंडोनेशिया का तत्कालीन मलय राज्य पश्चिम में श्रीविजय और जावा में मातरम राज्य के बीच विभाजित था। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में मातरम राज्य की राजधानी को
दक्षिण मध्य जावा के योग्यकर्ता से हटाकर उत्तर पूर्वी जावा के सुरव्या स्थानांतरित कर दिया गया था। संभवतः यह उद्यम जावा के उत्तरी तट से होकर जाने वाले मसालों के व्यापार मार्ग मलक्का पर कब्जा जमाने के लिए किया गया था। 7वीं सदी के उत्तरार्ध से इस द्वीप समूह के पश्चिमी हिस्से और उसके महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर श्रीविजय का कब्जा था। महासागर में स्थित श्रीविजय का यह साम्राज्य एक वृहद केंद्रीकृत कृषि राज्य की बजाय बंदरगाहों और उनके आंतरिक क्षेत्रों का संघ था, परंतु समूचे क्षेत्र में वह अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। वहीं अपने सैन्य कौशल के साथ साथ श्रीविजय जलदस्युओं जैसी गतिविधियों के लिए भी बदनाम था। क्षेत्र के सामुद्रिक व्यापार में चोलों की प्रतिष्ठा को देखते हुए श्रीविजय समेत सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई ताकतें उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखती थीं। सन 1005 के प्रसिद्ध लेडन अनुदान हॉलैंड के लेडन संग्रहालय में संरक्षित चोल पट्टिकाएं में चूड़ामणि विहार के बौद्ध मठ को संरक्षित करने के लिए राजराज ने समूचे गांव का राजस्व दान दिया था। यह मठ श्रीविजय श्री मरविजया उतुंगा ने वर्मन ने चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह नागापट्टिनम में अपने पिता की याद में बनाया था। श्री विजयन नरेश ने चीनी सम्राट से उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने हेतु चीन में एक बौद्ध मठ बनाने का भी प्रस्ताव रखा था। ऐसा लगता है कि क्षेत्र की बड़ी ताकतों को संतुष्ट रखने के लिए दक्षिण पूर्वी शासकों द्वारा सबको खुशहाल रखने की मंशा से यह प्रयास आध्यात्मिक कूटनीति को आधार बनाकर किया गया था। पिता द्वारा पोषित कूटनीतिक संबंधों को राजेंद्र ने जारी रखा था। 1015 ईस्वी में उन्होंने नागापट्टिनम विहार को अनुदान जारी रखने की घोषणा की। उसी वर्ष और पुनः 1018 ईस्वी में चोल बंदरगाह पर हिंदू मंदिर के लिए श्री विजय ने चीनी स्वर्ण का बड़ा उपहार प्राप्त हुआ था। चोलों के साथ अंगकोर ने भी कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। 1012 ईस्वी के कुछ ही बाद सियाम की खाड़ी में खमेर साम्राज्य के सूर्यवर्मन प्रथम ने तंजौर में चोल साम्राज्य को एक अनोखा उपहार भेजकर संपर्क साधा था। अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए उन्होंने चोल सम्राट को रथ भेंट किया, जिसकी मदद से उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया था। एक अनुमान के अनुसार सूर्यवर्मन प्रथम उस समय श्री विजय के अधीन मलय प्रायद्वीप में तम्ब्रालिंग साम्राज्य के खिलाफ राजेंद्र चोल की मदद लेना चाहते थे। संभवतः अंगकोर श्री विजय के अधीन उत्तरी मलय प्रायद्वीप में घुसकर कठिनाई में फंस चुका था और चोल साम्राज्य से मदद चाहता था। सदियों से मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में लिगोर और छिया तथा कुछ समय का तक क्रा के इस्टमस पर श्री विजय का शासन था। चोल दरबार में सूर्यवर्मन के दूत के पहुंचने की खबर पाकर तम्ब्रालिंग साम्राज्य ने श्री विजय नरेश संग्राम विजयोतुंग वर्मन से मदद मांगी और कारणवश श्री विजय का चोल साम्राज्य से सीधा तनाव बढ़ गया था। इसीलिए सभी साझेदारों के बीच अपने अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए लगातार धक्का मुक्की और एक दूसरे से खींचतान बढ़ने लगी थी। अपने अंगकोर साथी को बचाने के लिए संभवतः 1017 ईस्वी में चोल साम्राज्य का एक छोटा नौसैनिक बेड़ा श्री विजय की मलय प्रायद्वीप स्थित बाहरी इस बस्ती तक जा पहुंचा, परंतु यह प्रयास हमले से अधिक श्री विजय को चोल साम्राज्य की सैन्य और नौसैन्य शक्ति की झलक दिखाने और सामुद्रिक व्यापार मार्गों में चोल साम्राज्य के वर्चस्व का प्रमाण देने से जुड़ा था। इसके बाद श्री विजय की ओर से 1018 ईस्वी में चोल साम्राज्य को प्रतिनिधि और चीनी स्वर्ण भेजना राज्य पर राजेंद्र की शंका को दूर करने और उनके द्वारा पुरानी परिपाटी को ध्वस्त करने से रोकने की कोशिश से जुड़ा दिखता है। इसके जवाब में द्वीप समूह में और सभी साझीदारों द्वारा सदा मांग रहने वाले चीन के बाजारों में भी चोलों के अच्छे संबंध थे। सोंग वंश के आख्यान बताते हैं कि लू चीन से 1015 ईस्वी में पहला धन चीन पहुंचा था और लिखा है कि उस देश के राजा लोत्सा लोत्स थे। चीन पहुंचने से पहले चोल शिष्टमंडल कई महीनों तक श्री विजय में रुका था। हालांकि शिष्टमंडल के सोंग दरबार में पहुंचने तक राजराज की मृत्यु हो चुकी थी।
लेकिन उसने चीनी सम्राट को संदेश दिया, मेरी आयु, समुद्र की दूरी और मार्ग को पार करने में आने वाली दिक्कतें मुझे वहां आने की अनुमति नहीं देती, ताकि मैं अपने खुद उपहार आपको दे सकूं। मेरे दूत करेंगे, जो 52 की संख्या में आपकी सेवा में आ रहे हैं। मैंने उन्हें आपको एक पोशाक, मोतियों से जड़ी एक टोपी, करीब 21,000 लियांग वजन के विभिन्न आकारों वाले मोती, 60 हाथी दांत और 60 पाउंड की हवन सामग्री भेंट करने को कहा है। पहले राजदूत के चीन पहुंचने के 5 वर्षों बाद 1020 ईस्वी में चोलों ने फिर से एक शिष्टमंडल सोंग दरबार में भेजा था। वह खुद लंबे समय से चीन और उसके बाजारों से संबंध सुधारने में लगे थे, इसीलिए चोल शिष्टमंडल की सफलता से श्री विजय में खलबली मच गई थी। सोंग दरबार में उपहार भेजने में वो सबसे आगे रहा था। श्री विजय से चीन को काली मिर्च, गुलाब जल, घारू लकड़ी, सुगंध और दवाएं भेजी गईं, जहां उनकी भारी मांग रहती थी। उसने 1016, 1017 और 1018 ईस्वी में लगातार अपने प्रतिनिधि चीन भेजे थे। हैरानी है कि 1017 ईस्वी में श्री विजय से पहले चोल उपस्थिति को देखते हुए उसने 1018 से 1028 ईस्वी करीब 10 वर्षों तक चीन में दूत भेजने बंद कर दिए थे। 11वीं और 12वीं सदियों में सोंग दरबार में चोलों को अपना अधीनस्थ करने और मातहत बताकर क्षेत्र में अपना महत्व दिखाने के लिए चोलों की छवि खराब करने का कूटनीतिक अभियान जारी रखा। उस दौरान के चीनी दस्तावेज भी चोलों को श्री विजय का अधीनस्थ बताते हैं, जो सच नहीं था और जाहिर है पूरी तरह श्री विजयन द्वारा किया गया मिथ्या प्रचार था। यह सूचना राजेंद्र तक पहुंचने ही लंबे समय से श्री विजय के साथ चलते आ रहे तनावपूर्ण संबंधों में और दरार पड़ गई थी। 1015 ईस्वी में श्री विजय से होकर चीनी दरबार में जाते हुए संभावित युद्ध की तैयारी के लिए चोल प्रतिनिधियों ने द्वीप राज्य की कुशलता से जासूसी की और सूचना जुटाई। अतः शंकाओं, राजनीतिक गठजोड़ और व्यापारिक हितों में खींचतान के चलते चोलों और श्री विजय के बीच अब टकराव अपरिहार्य बन चुका था और 1025 ईस्वी में युद्ध फूट पड़ा। श्री विजय पर विजयश्री। 1025 ईस्वी में श्री विजय पर विजय प्राप्ति के दौरान राजेंद्र ने क्या किया था, एक तमिल प्रशस्ति में इसका विस्तृत ब्यौरा मिलता है। उफनते समुद्र में अनेक जहाज छोड़कर और कदरम शासक संग्राम विजयोतुंगवर्मन को उसकी प्रतापी सेना में मौजूद हाथियों के साथ पकड़कर बड़ी संख्या में खजाना भी, जो उसने अधिकारपूर्वक बटोरा था, ध्वनि जिसे विद्यता तोरण ने बृहद नगर का युद्ध द्वार था, प्रचंड आभूषण द्वार वाला श्री विजय महान वैभव को सुशोभित और बृहद आभूषणों से अलंकृत द्वार से सजा था। अपने स्नानागारों में जल से भरा पन्नई, बुर्ज के प्राचीर के तौर पर पर्वत वाला प्राचीन मलयूर, खाई गहरे सागर से घिरे मयूरदिंगम, भयंकर युद्धों अविचलित रहने वाला इलंग शोक, रक्षा हेतु गहरे जल वाला मप्पलमह, रक्षा के लिए ऊंची दीवारों वाला मेविलिमिंगम, बिल्वपंदरु वाला वलईपंदुर, दक्ष महान विभूतियों द्वारा प्रशंसित तलईकोल्लम, बड़े और भयंकर युद्धों में दृढ़ रहने वाला मदमलिंगम, इलामुदिरेसम, युद्ध में जिनकी भयंकर शक्ति जागृत हुई, मनक्वरम, जिसके बृहद पुष्प उद्यान में मधु एकत्र हो रहा था, और गहरे सागर से रक्षित तीव्र शक्ति वाला कदरम। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने उक्त स्थलों का पता लगाने का प्रयास किया है तथा अभिलेखों में हमें उनके युद्ध घटनाक्रम का सिलसिलेवार वर्णन मिलता है। नक्वरम निकोबार द्वीप समूह का और पप्पहला रमन्ना के एक बंदरगाह का तथा तलायंग क्षेत्र बर्मा का तमिल नाम था। पन्नई की पहचान सुमात्रा के पूर्वी तट पर पड़ेई के तौर पर की गई और प्राचीन मलयूर मलय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित क्षेत्र था, और पुराना सिंगापुर जलडमरू मध्य का पूर्वी सिरा जहां मलयू नदी मिलती है। खंदक के तौर पर गहरे सागर वाला मयूरदिंगम श्री विजय का उपनिवेश था। मलय प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित केदाह राज के इलंग शोकम की पहचान लिंग या शेवकिया के तौर पर की गई है। मप्पलम संभवतः दक्षिण बर्मा का तैलंग क्षेत्र का हिस्सा रहा होगा।
तलईतकोल्लम आज के तकुवापा जिले का स्थानीयकरण है। क्रा के इस्तमय के दक्षिण में स्थित इसे उसके प्रमुख कस्बे तकुवापा नाम से पहचाना गया और यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर पड़ता है। मलय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर पहांग में कवांतन नदी के मुहाने स्थित है। मदमलिंगम सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से क्षेत्र का नाम है इलामुदिरेसम। अभिलेख बताते हैं कि यह समूचे प्रायद्वीप पर हासिल की गई व्यापक जीत थी और इसका लक्ष्य श्री विजय तथा उसके अनेक उपनिवेश थे। कदरम बंदरगाह भी उस समय श्री विजय का उपनिवेश था और उस राज्य को जाते तमिल बाशिंदे सबसे पहले वहां पहुंचे थे। चोल जहाजी बेड़ा सीधा सुमात्रा के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। उत्तरी सुमात्रा का बरुस तट उस समय तमिल व्यापारिक संघों के कब्जे में था और सुंड जलडमरू मध्य पहुंचने के लिए उन्होंने बेड़े को ताजा दम रखने के लिए रसद, ईंधन आदि उपलब्ध कराया था। इसी कारण मलक्का जलडमरू मध्य की पहरेदारी कर रही श्री विजय की नौसेना अचानक और तेज रफ्तार हमले के लिए तैयार नहीं थी। उनकी राजधानी पलेम्बंग पर चोलों ने हमला कर उसे लूट लिया था। मानसून का फायदा उठाकर जहाजी बेड़ा एक से दूसरे बंदरगाह तक आसानी से पहुंचता रहा था। अचानक और तेज रफ्तार से हुए इन हमलों ने विरोधी पक्ष को पुनर्गठित और एकजुट होने का मौका ही नहीं दिया, जिसके नतीजे में श्री विजय का पतन हो गया था। सफलता प्राप्ति उपरांत राजेंद्र ने संग्राम विजयोतुंग की बेटी ओनांग क्यू से विवाह किया और श्री विजय को जापानी राज्य कहुरिपन से संधि करने को मजबूर किया था। हमलों के बाद श्री विजय का शैलेंद्र राजवंश समाप्त हो गया था। सामुद्रिक व्यापार पर श्री विजय का एक छत्र व्यापार कमजोर पड़ गया, परंतु इसकी बजाय उस पर चोलों का स्थायी अधिकार स्थापित नहीं हुआ था, क्योंकि राजेंद्र की ऐसी मंशा नहीं थी। श्री विजय और मलय प्रायद्वीप के 1 दर्जन से भी अधिक बंदरगाहों पर जीत हासिल करना भारत और उसके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आमतौर पर शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक तौर पर लाभदायक रहने वाले संबंधों के बरक्स एक अनोखा अवसर था। हैरानी थी कि इस असाधारण सैन्य और नौसैन्य विजय को चोल साम्राज्य अस्थायी राजनीतिक रूप देने के प्रति अधिक उत्साही नहीं था। इसका अर्थ कि उसने मलक्का जलडमरू मध्य में तमिल व्यापारियों के लिए सुरक्षित बस्ती बसाने में रुचि नहीं दिखाई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अय्यावोल और मणिक ग्रामम नामक दक्षिण भारतीय व्यापारिक संघ पहले ही समुद्र व्यापार राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। क्षेत्र में उनका अस्थायी निवास भविष्य के लिए चोल वर्चस्व को पुख्ता कर सकता था। हालांकि इस हमले में मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा में व्यापारिक संघों का विस्तार और प्रतिष्ठा बढ़ी थी। यूं नौसैन्य हमलों ने श्री विजय को गहरा सदमा दिया था, लेकिन उसने पश्चिमी मलय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास जारी रखा। श्री विजय पर तीसरा हमला 1017 और 1025 ईस्वी के बड़े नौसैन्य हमले राजेंद्र के उत्तराधिकारियों वीर राजेंद्र और कुलोतुंग प्रथम ने आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए 1070 ईस्वी के दशक में किया था। सम्राट कुलोतुंग प्रथम शासन 1070 से 1120 ईस्वी के अधीन मलय प्रायद्वीप में श्री विजय के केदाह प्रांत में चोल वर्चस्व स्थापित हुआ था। 1079 ईस्वी के आसपास गुआंगझू के एक ताओवादी मंदिर के शिलालेख में चुलियन के शासक को सान फ्रोत्सी भूमि का सर्वमत्ता प्रमुख घोषित किया गया है। शिलालेख के संपादक तान योक सेओंग के अनुसार कुओतुंग चोल और श्री विजय दोनों राज्यों के शासक थे। 1090 ईस्वी के एक छोटे से ताम्रपत्र के अनुसार कदरम नरेश को कुलोतुंग का मातहत कहा गया है। चोल जंगी बेड़े द्वारा जिस सुस्पष्टता के साथ श्री विजय पर हमला किया गया, शोधकर्ता ने अक्सर उसका अनुमान लगाया और हैरानी जताई है तथा उसके सहयोगी पक्षों की जांच करने का प्रयास किया है। उनके जहाज पतवार और चुंबकीय दिशा सूचक से लैस नहीं थे, बल्कि उन्हें तटानुगमन या समांतर गोल नौचालन करना होता था। चोलों ने बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्र और चीन तक में हवा और तरंगों के बहाव का अध्ययन किया था
और साथ ही उन्हें खगोलीय वस्तुओं तथा ग्रहों का भी ज्ञान था। कहा जाता है कि नाविकों को उत्तरी गोलार्ध में निचले अक्षांश पर दिखने वाले 56 ग्रहों का ज्ञान होता था। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि चोल बंदरगाहों पर ईंट और गारे चूने से बने लाइट हाउस थे जो रात के समय जहाज़ों को मार्ग दिखाते थे। मौसमी तरंगों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कोरोमंडल तट से सुमात्रा को अभियान दिसंबर में भेजा गया होगा। विद्वान बी अरुणाचलम का मत है कि यात्रा दक्षिणी क्षितिज पर मृगशिरम, आर्द्रा और ओत्रईवल्ली नक्षत्रों के और आर्द्रा के पोत किनारे कूटू नक्षत्र दिखने के बाद ही आरंभ की गई होगी। विद्वान विजय सखूजा और संगीता सखूजा मत रखते हैं, महत्वपूर्ण है कि पूर्णिमा के दौरान भोर के समय आखिरी बाद आर्द्रा दर्शन के बाद ही यात्रा आरंभ की गई जाती है। यदि यात्रा मध्य जनवरी तक लंबित हो तो पथ प्रदर्शक नक्षत्र श्रावण होता है। इनके अनुसार पश्चिमी सुमात्रा का मार्ग 12 से 15 दिनों में पूरा होता था। सुमात्रा तट पहुंचने पर जहाज़ों को द्वीप समूह के किनारे मलक्का जलडमरू मध्य के सुंडपत्तन पर रुकना होता था। नौ संचालन के लिए चोल नाविक अनेक उपकरणों और वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। राप पलगई नक्षत्र गणना के लिए, तप्पू पलगई रफ्तार मापने के लिए, मानव हस्त्र नक्षत्रों की प्रवृत्ति, चपटी तांबा प्लेटों और जमीन तलाशने के लिए कबूतर। श्री विजय पर हमले और जीत तथा तमिल सामुद्रिक व्यापार के दक्षिण पूर्वी एशिया पर दूरगामी सांस्कृतिक असर भी पड़े थे। पहले ही क्षेत्र में पल्लव वर्चस्व वाले दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक आधार की नींव पड़ चुकी थी, जो चोल विजय के साथ और भी गहरा गई थी। चोल सम्राट के अलावा कंबोडियाई और जावा राजवंश की खुद को विष्णु और शिव या उनका प्रतिनिधि मानते थे। थाई शासक खुद को इंद्र का अवतार मानते आए थे। चंपा में भगवान शिव के चित्र और छवियां हर ओर दिखाई देते थे। वियतनाम के चाम स्थापत्य हिंदू देवकुल का प्रतिनिधित्व करते थे। जिस तरह चोल मंदिर कला, संस्कृति, चित्रकला, संगीत और नृत्य के केंद्र थे, उसी तरह का परिवेश हमें प्रायद्वीपीय सियाम में तकुपा के प्राणाराई हिल के मंदिरों में मिलता है। बाली में श्वेत पृष्ठभूमि पर बने रामायण के युद्ध चित्र खासे प्रसिद्ध हैं, जिनकी जड़ें चोल मंदिरों की कलाकृतियों से जुड़ती हैं। बर्मी कलगों में बौद्ध पौराणिक जातक कथाओं का विस्तृत ब्यौरा दिखता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदू छवि चित्रण और गरुड़ तथा नाग के साथ साथ कपड़ों पर अप्सराओं, किन्नरों और गंधर्वों की छवियां अक्सर देखने को मिलती हैं। साम्राज्य की समाप्ति के लंबे समय बाद भी चोल के कपड़ा व्यापार की यह विरासत चलती रही थी। रामायण और महाभारत, शाही नृत्य, क्लासिकल रंगमंचीय प्रदर्शनों और ग्रामीण रीति रिवाजों का अंश बने रहे। थाईलैंड और कंबोडिया के शाही समारोह हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार चलते हैं। इस तरह क्षेत्र पर भारत और चोलों का असर अब तक एक सहस्राब्दी के बाद भी पुराना हो चला है। अंतिम वर्ष समुद्र पार और उपमहाद्वीप में दिग्विजय अभियानों के बाद साक्ष्य बताते हैं कि राजेंद्र ने सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी थी। पांड्या और केरल साम्राज्यों में उभरने वाले विद्रोह को उनके पुत्र युवराज राजाधिराज ने संभाला था। इन अभियानों के संबंध में एक प्रशस्ति के अनुसार दक्षिण के 3 मिस्र राजाओं में से पांड्या मणभरनम का प्रशंस शीर्ष रणभूमि में काट दिया था। बड़े गहनों से स्वर्ण मुकुट से संयुक्त था। युद्ध में बंदी बनाए गए टखने में बड़े चक्र वाले वीर केरलन, जिन्हें अपने गुस्सैल हाथी अतिवर्ण से कुचलवाकर वह प्रसन्न हुए थे और प्राचीन मलयूर तक खदेड़े गए। लोकप्रिय सुंदर पांड्यन, जो शाही श्वेत छत्र से भीषण लड़ाई में हारा। सफेद याक की शाखाओं और सिंहासन वाला और जो भाग निकला था, गिरता पड़ता उसका ताज, बेतरतीब बाल, थके पैर। वेनाडु देश के निडर राजा को दिव्य देश भेजा और क्रोध में इरमाकुदम के वरिष्ठ को मार डाला था, जबकि भया को सशक्त विलचन जंगल में जा छुपा था। चोल ने वनजी पुष्प वना पहना और कभी न घटने वाले महासागर में कंडलुर सई के जहाज़ों को बर्बाद कर दिया था। लंका और अस्थाई विरोधी
अहमलल्ला के अधीन पश्चिमी चालुक्यों के साथ भी इसी तरह के भीषण युद्ध चलते रहे थे। राजेंद्र के राज में चोल साम्राज्य का पूर्ण दृढ़ीकरण और विस्तार हो चुका था। उनके पुत्र राजाधिराज राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र ने उत्तरादायित्व संभाला था। 1044 ईस्वी में वीर शासक का निधन हुआ था। भारत सरकार ने 1972 में एक नए मर्चेंट नेवी प्रशिक्षण जहाज टीएस राजेंद्र का नाम इस महान शासक और नौसेना नायक के नाम पर रखा था, जिसमें 250 कैडेट्स को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत के पहले संयुक्त और सशक्त नौसेना हमले की अगुवाई कर समुद्र पार के विशाल भूभाग पर कब्जा जमाने वाले शासक को दी गई यह परिपूर्ण श्रद्धांजलि थी। तो दोस्तों, ये राजराज चोल और राजेंद्र चोल की कहानी थी जो हमने इसके दूसरे अध्याय में सुना है। तो अब हम आगे के अध्याय में गुजरात की रानी नाइकी देवी के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी बुक के बारे में, आप कोई भी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।